गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज द 26 दिसंबर। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है डेट डिबेट। डेट का मतलब कर्ज होता है, यानी कर्ज पर बहस। अब हुआ क्या, इंडिया ने आईएमएफ से पैसा ले रखा है पहले से ही, तो इंडिया का सॉवरेन डेट जो है, मतलब सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, मतलब इसकी स्टेटस है ना, ये रेपुटेशन है बहुत हाई हो। ठीक है, आईएमएफ मतलब इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सॉवरेन डेट रिस्क असेसमेंट आया इंडिया के लिए। और इंडिया हैज स्पर्ड का मतलब उत्तेजित हो गया, आ शार्प रिएक्शन। और उसने क्या किया, इंडिया ने शार्प रिएक्शन दिया, मतलब तीखा। शार्प का मतलब हम बोल सकते हैं हम तीखा रिएक्शन दिया, क्योंकि आईएमएफ का जैसे ही असेसमेंट आया तो इंडिया ने बोला नहीं, ये आपके आंकड़े जो हैं वो ठीक नहीं हैं। ठीक है, तो ये पूरा एडिटोरियल मैं एक्सप्लेन करूँगा, और इसमें हाईलाइटेड जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। साथ ही साथ हम लोग करेंगे क्विज, सीपीयू मेंस का जो पेपर था 2023 का, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बुक अब आपको पता ही होना चाहिए। क्लियर है। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, वहाँ जाइए और लीजिए। पहला बड़ा है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब शासक होता है, सम्राट कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट इन स्टेटस और अथॉरिटी और पावर, मोनार्क, ये सारे के सारे वर्ड हैं वो इसी के हैं सॉवरेन के। स्पर का मतलब उकसाना होता है, गॉड विद स्पर। जैसे गॉड का मतलब ये होता है कि जो नोक मारते हैं ना, बैल के पहले मारते थे वो तेज चलने लगते थे। ठीक है, वो वाला केस। इंसाइट या स्टिमुलेट करना। प्रिजम्पशन का मतलब संभावना होता है, अनुमान, पूर्व धारणा या अजम्पशन जिसको बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी और अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मैं डेली की बेसिस पे ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा फिर मैं। नेक्स्ट है असर्ट का मतलब दावा करना, बलपूर्वक कहना, डिक्लेयर और अफर्म करना, यानी सुनिश्चित कर देना, क्लियर कर देना। फेट अकम्प्लाई का मतलब निष्पन्न कार्य होता है, निर्विवादित तथ्य बोल सकते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, पहले से ही डिसाइड हो गया हो या पूरा कर दिया गया हो। कैन नॉट बी चेंज, दोबारा चेंज नहीं किया जा सकते। डेट इज कॉल्ड फेट अकम्प्लाई। रैकन का मतलब होता है माना जाना, अनुमान होना या आशा होना। एक्सपेक्ट, बिलीव, सपोज, ये सब के सब क्या होते हैं, रैकन के मीनिंग होते हैं या सिनोनिम बोल सकते हैं। पैंडेमिक का मतलब सर्वव्यापी होता है, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, जो हर जगह हो। रिबटल का मतलब खंडन करना होता है, द स्पीच एक्ट ऑफ रिफ्यूटिंग बाय ऑफरिंग अ कंट्रेरी कंटेंशन या आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट दे करके किसी भी चीज़ को खंडन कर देना या गलत साबित कर देना, डेट इज कॉल्ड रिफ्यूटल कहलाता है। सिमेंटिक, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये आया हुआ है। शब्दार्थ विज्ञान इसको कहते हैं, रिलेटिंग टू अ मीनिंग, रिलेटिव टू मीनिंग और स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी किसी ने कुछ कहा उसका मीनिंग निकालना, वो सब सिमेंटिक के अंतर्गत आता है। स्टे ऑन कोर्स, यानी किसी चीज़ पर डटे रहना। कंटिन्यू विद अ प्रोसेस या और एफर्ट। ठीक है, कंटिन्यू करते रहना एक प्रोसेस के साथ। आज के लगभग 10 बुक है, 10 में से कितनी बुक है आपको मालूम है? मैं मान के चल रहा हूँ अगर इसमें से आपको 8 बुक आपको आती है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, वरना आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीपीयू के मेंस का जो पेपर था उसके मैं क्यूज के रूप में करा रहा हूँ, पीवाईक्यू है, आपको आना भी चाहिए। पहला है सीपीयू का। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑल एक्टर्स प्लेड देयर रोल्स वेरी वेल, सभी एक्टर ने अपना अपना रोल प्ले किया। इन डैश, इसमें भरना है क्या आएगा, मेंस, मार्क्स, मस्क या मास्क। देखिए मैं सबके मीनिंग बता देता हूँ, लिख देता हूँ पहले। ये मेंस का मतलब होता है कि पादरी का घर। ठीक है, रेसिडेंस ऑफ क्लैरिजीमैन बोल सकते हैं। मार्क का मतलब निशान होता है, और मॉस्क का मतलब मस्जिद होता है, मुस्लिम वर्शिप। ठीक है, हाउस बोल सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ मस्जिद। ठीक है, और ये वाला मास्क है ना, इसका मतलब होता है घूंघट, जिसको बुर्का भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एकदम परफेक्टली आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही है, मास्क मतलब क्या हुआ, घूंघट एक तरीके से। ठीक है, ऑल एक्टर प्ले देयर रोल वेरी वेल इन द
मास्क, मतलब घूंघट में उन्होंने सब ने बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया। इसमें भी सिनोनिम फाइंड करना है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब अति संवेदनशील होता है, आपको पता ही होना चाहिए। मतलब किसी पे प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़े। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षी, जिस पे प्रभाव ना पड़े, प्रभाव शून्य हो जाए। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेहवादी। ठीक है। इम्प्रेसिबल का मतलब जो इस पे प्रभाव पड़ सके। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रांतिक एक तरीके से, या बेकार सिचुएशन जिसको हम बोल सकते हैं, या आलोचनात्मक भी बोल सकते हैं। और ठीक है, तो आलोचनात्मक लिख देता हूँ मैं, आलोचनात्मक, जिसकी हम आलोचना कर सकें। ठीक है। अब इसमें सिनोनिम फाइंड करना है, अति संवेदनशील, जब प्रभाव पड़ सके, तो इम्प्रेसिबल ही होगा ओबियसली, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ईडियम है टू क्रो ओवर समथिंग, किसी बात पे ज़्यादा बोलना। कुछ ऐसा हो सकता है इंटरफेयर इन समथिंग, किसी बात में टांग अड़ाना, ये तो हो नहीं सकता। टू बी सेंसिटिव ओवर समथिंग, किसी बात पे ज़्यादा सेंसिटिव होना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्राई ओवर डिफीट, हार पर रोना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और देख लेते हैं, टू रिवेल बूस्टफुली और ओवर समथिंग, किसी बात पे ज़्यादा बोलना। ठीक है ना। और ये रिवेल जो वर्ड है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हंगामा करना, हल्ला करना, हंगामा करना, हल्ला करना। ठीक है, ये सारे सेंस होते हैं। बूस्टली मतलब बढ़ा चढ़ा करके, ओवर समथिंग किसी बात पर पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन अगर मैं 4th में जाऊँ, एंटोनिम फाइंड करें। एनंशिएट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना। क्या होता है? ठीक है, अब देखिए, पहले देख लेते हैं। शी इनिशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली, सब अच्छे से बोला उसने। तो चैंटेड का मतलब जैसे स्लोगन गाते हैं ना, मंत्र वगैरह, मंत्र गाते हैं, मंत्र गाना, उसके लिए आता है। अटर्ड का मतलब कहना होता है। मीन्स प्रोनाउन का मतलब गलत बोलना, गलत शब्दावली, ऐसे लिख दीजिए आप, जो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते वो चीज़ है। मर्डर का मतलब मरमड, मरमड का बुदबुदाना। ठीक है, तो चारों का ऑप्शन लिख दिया मैंने। क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिस प्रोनाउंस्ड। ठीक है, मिस प्रोनाउंस्ड यानी गलत बोलना। इसमें हमें ईडियम करना है फ्लाई ऑफ द हैंडल। क्या है? फ्लाई ऑफ द हैंडल। और इसका मीनिंग अगर आपको पता हो तो बेटर है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है एक तरीके गुस्सा होना। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा मीनिंग अप्रोप्रिएट है। टू फॉरगेट समथिंग इंपॉर्टेंट, ये तो हो नहीं सकता। फ्लाई समवेयर इन हरी, जल्दी मोड़ना, कहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता। टू मेक मिस्टेक वाइल परफॉर्मिंग टास्क, गलती करना, ये भी नहीं हो सकता। टू लूज वंस टेम्पर सडन एंड अनएक्सपेक्टेडली, यही हो सकता है कि अपना टेम्पर, गुस्सा, मिजाज जो है थोड़ा सा लूज कर देना अचानक से और अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो सारे के सारे मीनिंग समझ में आ गए, पेपर समझ में आ गया होगा। तो यही टाइप से अगर पेपर में भी करोगे आप तो आसानी से कर पाओगे, बशर्ते आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मैं इसी वे में रेगुलर चीज़ें आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ये वो क्या, आप एक बार पढ़ लिया करो, PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, अगर वहाँ से आप ले लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, आप पढ़ पाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ एडिटोरियल पर। डेट डिबेट यानी कि कर्ज पर बहस है। IMF का सॉवरेन डेट है, डेट का मतलब कर्ज है। रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया कि IMF का सॉवरेन डेट रिस्क असेसमेंट जो था, सॉवरेन का मतलब संप्रभु, मतलब संपूर्णता में, डेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया के लिए था। इंडिया ने उत्तेजित होकर के क्या किया? शार्प रिएक्शन दिया। ठीक है, कि आपके आंकड़े गलत भी हैं, ऐसा उसने बोला होगा। शार्प रिएक्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। अभी आगे सेंटेंस पढ़ेंगे क्लॉज बाय क्लॉज, फिर आपको एक्सप्लेन होता जाएगा और समझते जाओगे आप। देखिए, द फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमा लग गया है यानी सब्जेक्ट के रूप में आएगा कहीं ना कहीं। लास्ट फ्राइडे यानी पिछले फ्राइडे की बात हो रही है। इशूड मतलब उसने क्या किया? इशू किया। आई स्टेटमेंट टाइटल था फैक्चुअल पोजीशन विजा विज
IMF आर्टिकल 4 कंसल्टेशन विद इंडिया, कि IMF का आर्टिकल नंबर 4 जो असेसमेंट आया था, डेट रिस्क असेसमेंट आया था, उसमें आर्टिकल नंबर 4 की बात हो रही है, कंसल्टेशन करके इंडिया से उसने बनाया है और एक्चुअल पोजीशन दी है, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन है, इंडिया ने अभी इशू किया था लास्ट फ्राइडे, तो इन दोनों में यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब किसकी बात सही है अभी मालूम पड़ेगा, ठीक है, और हमें ये सोचना पड़ेगा किसकी बात सही, ये भी है। साथ ही साथ फॉर कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस संदर्भ में द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF जिसको बोलते हैं, अंडर इट्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, की एग्रीमेंट के तहत होल्ड्स बायलैटरल डिस्कशन विद मेंबर्स यूजुअली एवरी ईयर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होल्ड्स, या मैं बोल दूं फॉर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस संदर्भ में होल्ड्स मतलब होती हैं, बायलैटरल द्वितरफा, डिस्कशंस मतलब बातचीत, विद मेंबर्स के साथ यूजुअली एवरी ईयर, यानी कि IMF के जो बोर्ड मेंबर हैं वो यहाँ पे बातचीत करते हैं, तब जाके कोई चीज़ डेटा देते हैं, ठीक है, ये अपने आंकड़े देते हैं और हर एक साल ये क्या होती है, बातचीत होती है। आगे देखिए, IMF स्टाफर्स कलेक्ट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि IMF का जो स्टाफ है ना वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एंड डिस्कस करता है पॉलिसीज विद टॉप ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनसे बातचीत होती है। बिफोर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट को तैयार करने से पहले क्या होती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है और बड़े अधिकारी होते हैं ऑफिशियल्स, उनसे बातचीत की जाती है। डेट इज डिस्कस्ड बाय द फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिससे कि जो फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ना उससे बातचीत होती है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऑफिशियल से बात करने के बाद, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। अच्छा, फिर मुद्दा कहाँ पे है अभी पता चल जाएगा। देखिए क्या है मुद्दा, क्या है द मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो विजिबल होगा। मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जो है, 4 डे आफ्टर IMF रिलीज इट्स लेटेस्ट इंडिया कंसल्टेशन डिटेल, कि 4 दिन बाद IMF में रिलीज़ किया अपना लेटेस्ट मतलब नया आंकड़ा इंडिया के लिए, इंडिया कंसल्टेशन डिटेल उसने रिप्रेजेंट की या बताई या दिखाई। अब मिनिस्ट्री नोटेड डैट, मिनिस्ट्री ने नोट किया सर्टेन प्रिजम्पशंस, कि इसमें कुछ अनुमान है, निश्चित रूप से क्या है, अनुमान है, हैव बीन मेड, निश्चित रूप से इसमें अनुमान किए गए हैं, जो रिपोर्ट आई है ना IMF की उसमें, टेकिंग इनटू अकाउंट पॉसिबल सिनेरियो दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट फैक्चुअल पोजीशन, कि अगर इन्होंने जो हिसाब से आंकड़े लिए हैं, अनुमान लगाया है IMF ने अपनी रिपोर्ट में, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, दर्शाता नहीं है फैक्चुअल पोजीशन, ठीक है, क्या नहीं दर्शाता, फैक्चुअल पोजीशन नहीं दर्शाता इंडिया की। यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत आसान है, अगर आप डेली की बेसिस पे पढ़ते हैं तो इंग्लिश तो वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगी, कहीं जाने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन पर्टिकुलर अगर हम विशेष तौर पर हम बात करें, मिनिस्ट्री वॉज रेफरिंग, मिनिस्ट्री ने रेफ़र किया टू एन IMF व्यू, कि IMF का जो व्यू है ना उसके लिए, डेट एडवर्स शॉक कुड लिफ्ट इंडियाज जनरल गवर्नमेंट डेट, कि एडवर्स यानी विपरीत शॉक जो होता है, कुड लिफ्ट उठा सकता है इंडिया का जनरल सामान्य जो गवर्नमेंट पे डेट होता है ना उसको, बियॉन्ड 100% ऑफ GDP, कि 100% GDP से ऊपर कर्ज भी हो सकता है, इन द मीडियम टर्म बाई 27-28, अगर बहुत बुरी स्थिति आए तभी ऐसा हो सकता है। ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत बुरी स्थिति आया, यानी कि जो इंडिया की GDP है उससे ज़्यादा कर्ज तभी हो पाएगा जब बहुत बेकार स्थिति आ जाए 2027-28 में, तब ये पॉसिबल है, वरना नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। आगे इन्होंने बोला है मिनिस्ट्री असर्टेड, मिनिस्ट्री ने जोर दिया, स्पष्ट रूप से बोला, दिस वॉज ओनली अ वर्स्ट केस सिनेरियो, ये केवल वर्स्ट केस है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक होता है जैसे कि बैड, डिग्री होती है बैड, और एक होता है आपका वर्स, WORSE, और एक होता है WORST, ये पॉजिटिव डिग्री है मतलब बुरा, और ये थोड़ा कंपैरेटिवली बुरा यानी थोड़ा सा और बुरा।
वर्स्ट का मतलब बहुत बुरा, यानी कि इन्होंने बोला है कि बहुत बुरा वाला केस हो, सिनेरियो हो, स्थिति हो, नॉट फिट कंप्लाई, और कोई भी चीज़ पूर्ण ना हुई हो, ठीक है। एम्फेसाइज्ड एंड जोर देता है डेट अदर आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट, और आईएमएफ की जो अदर कंट्री रिपोर्ट्स हैं शो मच हाइयर एक्सट्रीम बर्स्ट केस सिनेरियो, कि उसमें भी दर्शाया गया है क्या, बर्स्ट केस सिनेरियो फॉर इंस्टांसेस एट 160%, 140%, 200 ऑफ जीडीपी, यानी कि किसी की कर्ज 160% जीडीपी से है और 140 है, 200 है ऑफ जीडीपी की। फॉर यूएस, जिसके देश के नाम है फॉर यूएस, यूके एंड चाइना रेस्पेक्टिवली। यूएस के लिए 160, यूके के लिए 140 और चाइना के लिए 200 ऑफ जीडीपी का डेट होगा। समझ रहे हैं? ये कब है पॉसिबल? ये तब पॉसिबल है जब बहुत बुरी स्थिति होगी देश की, ठीक है। ये आंकड़े आ गए। अच्छा, ये इंडिया ने माना कि ये अच्छे आंकड़े नहीं हैं, बेकार सिचुएशन के आंकड़े हैं। द कंबाइंड डेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टूड एट 80% ऑफ जीडीपी इन 22-23 फ्रॉम 88 इन 2020 एंड 21। कंबाइंड डेट यानी दोनों के कंबाइंड किए जाएं डेट को, यानी कर्ज को, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, तब ये 81% ऑफ जीडीपी के होते हैं। 81% ऑफ जीडीपी के होते हैं 2022 और 23 में, हाल फिलहाल के आंकड़े हैं। तभी उन्होंने आईएमएफ ने दिए 27 से 28 के बीच में दिए हुए हैं कि ये कर्ज बढ़ के 100% भी हो जाएगा। अच्छा, और यही जो कर्ज था वो 88% इन 2020-21 था। हमारी जो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री की, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने बताया है कि 2020 में 21 में 88 था और 22-23 में अब वो 81% हो गई। 7% का क्या हुआ, इजाफा हुआ, यानी कि कर्ज में कमी आई। यही कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है इंडिया की जो आंकड़े यहाँ आए हैं आईएमएफ के, वो बहुत एक्सट्रीम स्थिति के हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे टाइटल का नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है कि डेट डिबेट, और इंडिया हैज़ स्पॉट शार्प रिएक्शन। इंडिया का जो शार्प रिएक्शन आया, क्या आया, शार्प रिएक्शन आया। क्यों आया? क्योंकि इंडिया को पता है ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ की स्थिति सुधरेगी, ख़राब नहीं होगी। अंडर फेवरेबल सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति, कि फेवरेबल अनुकूल स्थितियाँ हों। द आईएमएफ रेकन, रेकन का मतलब अनुमान, कि आईएमएफ का अनुमान है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है, दिस कुड इवन गो डाउन टू 70% बाई 27-28। अगर फेवरेबल कंडीशन रही तो जो इसका जो कर्ज है ना इंडिया का, डेट है, वो 70% तक आ जाएगा। अभी कितना है, 81% है। तो 27 से 28 तक अगर फेवरेबल कंडीशन रही तो ये कहाँ तक हो जाएगा, 70% तक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे इंडिया के आंकड़े हैं। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। अच्छा, अब मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट डोंट वरी। ओके, आगे देखिए, द शॉक फेस्ड बाय इंडिया, शॉक्स जितने भी थे फेस किए इंडिया ने सो फार अब तक इन द सेंचुरी वर ग्लोबल। ठीक है, इन दिस सेंचुरी यानी इस सेंचुरी में, इस शताब्दी में क्या था, इंडिया ने बहुत सारे शॉक क्या किए हैं, फेस किए हैं। वर ग्लोबल जो दुनिया में भी आए थे, एंड अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड इकॉनमी, और उसने असर डाला पूरी की पूरी दुनिया की इकॉनमी पर असर डाला। बी यानी शॉक, इट द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और पैंडेमिक, कि 2008 की बात करें, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस यानी विपत्ति एक तरीके की, कौन सी, पैसे से संबंधित, और पैंडेमिक एक त्रासदी आ गई पूरे के मतलब पैंडेमिक का मतलब होता है हर जगह, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। तो हर जगह क्या आ गई, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। द मिनिस्ट्री पॉइंटेड आउट, मिनिस्ट्री ने बताया था, रिएक्टिंग द इनिशियल न्यूज़ फ्लैशेज, कि रिएक्टिंग मतलब, रिएक्टिंग का मतलब होता है कुछ कहना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। इनिशियल न्यूज़ फ्लैशेज, जो शुरुआत में न्यूज़ आ रही थी उस पर रिस्पॉन्ड किया था। इट फर्दर क्लेरिफाइड,
इसने स्पष्ट किया पहले ही इट्स स्टेटमेंट में, अपने स्टेटमेंट में, वॉज ए रिबटल टू द IMF। IMF की जो भी स्टेटमेंट आएगी उसको रिबटल कर दिया, उसका खंडन कर दिया, भाई ऐसा नहीं है। बट एन एफर्ट टू अरेस्ट मिस इंटरप्रिटेशन और मिसयूज ऑफ इट्स कमेंट टू इम्प्लाई द जनरल गवर्नमेंट डेट वुड एक्सीड 100% ऑफ GDP इन द मीडियम टर्म। अगर मैं इसे पूरे सेंटेंस को मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ तो एक लाइन में, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसके बाद पूरा एडिटोरियल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे ग्रामर के थोड़े से, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ तक है। देखिए रिएक्टिंग कहा, रिएक्ट मतलब रिस्पॉन्ड करते हुए, इनिशियल न्यूज जो फ्लैशेज दर्शाई जा रही थी, ठीक है, उसका रिप्लाई करते हुए। इट फर्दर क्लेरिफाइड, स्पष्ट कर दिया इस स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में, वॉज नॉट अ रिबुटल, ये केवल खंडन नहीं है IMF का, बट यानी कि लेकिन, एन एफर्ट टू अरेस्ट अ मिस इंटरप्रिटेशन, कि गलत तरीके से अर्थ निकाला जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है, ऑफ इट्स कमेंट, की जो बोला गया है, टू इम्प्लाई जो दर्शाता है जनरल गवर्नमेंट डेट, कि जिस हिसाब से जनरल गवर्नमेंट डेट का बताया गया, कर्ज के बारे में बताया गया कि वो 100% GDP से भी, GDP के 100% से ऊपर निकल जाएगा मीडियम टर्म की बात करें तो। इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन है, इसका अर्थ जो है वो गलत निकाला जा रहा है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अर्थ निकालना। क्लियर? अच्छा, अब ये सेंटेंस देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि सिमेंटिक्स मतलब जो शब्द विज्ञानी हो, शब्द विज्ञान को बोलते हैं, उनके शब्द विज्ञानी जो एक्सपर्ट्स हैं, में आर्ग्यू, वो बहस करते हैं या आर्ग्यू करते हैं, वेदर द कम्युनिक वॉज कन्फ्रंटेशनल और क्लैरिफिकेटरी, कि जो एक्सपर्ट हैं उनमें आर्ग्यू वो करते हैं कि जो बातचीत होती है वो विवादात्मक होती है या क्लैरिफैक्टरी होती है, इससे कि सारी चीज़ें क्लियर हों। हमें यही समझ में नहीं आता, एक्सपर्ट कह रहे हैं, बात भी सही है, जहाँ जो डेटा दिया जाता है यहाँ से, उसी के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई। अब रिपोर्ट बनाई गई तो फिर गलत कैसे हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जो रिपोर्ट बनाई गई वो एक्सट्रीम सिचुएशन की बनाई गई, लेकिन ज़रूर थोड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन आए, जबकि फेवरेबल कंडीशन है। 22 में 23 में जो लोन हुआ है या कर्ज हुआ है, डेट हुआ है, वो कितना है, 81% है, जबकि पहले जो था 20 और 21 की बात करूं तो 88% था। इंडियाज डायरेक्टर ऑन IMF बोर्ड, जो इंडिया के डायरेक्टर हैं IMF बोर्ड में, हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड रिजर्वेशन अबाउट इट्स स्टाफ कंक्लूजन ऑन डेट रिस्क, साउंड एक्सट्रीम एंड सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द इकॉनमी, कि इंडिया के जो डायरेक्टर हैं ऑन द बोर्ड IMF में, हैज़ ऑलरेडी प्लेस, उन्होंने दर्शाया ऑन रिकॉर्ड रिजर्वेशंस, परिस्थितियाँ जैसी है जो सुरक्षित वाली, अबाउट स्टाफ कंक्लूजन, और उसमें स्टाफ का कंक्लूजन क्या था, रिजल्ट क्या था, डेट रिस्क को लेकर के, साउंड एक्सट्रीम स्थिति बता रहे थे वो लोग, ठीक है, कंक्लूजन आया होगा, सम अदर एस्पेक्ट, और कुछ अदर एस्पेक्ट भी हैं इकॉनमी के, इंडिया के, ऐसा नहीं है कि बुरी स्थिति ही बनी हुई है, जो स्थिति आई, रिजल्ट निकला, उन्होंने कंक्लूजन दे दिया, रिपोर्ट बना के दे दी। क्लियर? अच्छा, ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, इन द ब्रॉडर पिक्चर, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, IMF स्टाफ परसेप्शन, जो IMF के स्टाफ का परसेप्शन है, अनुमान एक तरीके का, यह विचारधारा ऑफ इंडियाज फिजिकल पोजीशन, इंडिया की फिजिकल पोजीशन को लेकर के, हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट ईयर, वो परसेप्शन जो बना हुआ IMF के स्टाफ का कि पहले से इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन या फिजिकल पोजीशन इम्प्रूव हुई है, ठीक है, सुधरी है, ये तो बात मानेंगे। अच्छा, इंडिया की स्थिति अगर सुधरी है तो रिपोर्ट पे तो जाहिर सी बात भड़की गई, जिस हिसाब से इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है वो एक्सट्रीम सिनेरियो है। फ्रॉम आर्ग्यू, बहस से, इन 2022 इंडियाज फिजिकल स्पेस इज़ एट रिस्क, कि इंडिया का जो फिजिकल स्पेस है, जो जगह है, वो रिस्क में है, खतरे में है। दे नाउ बिलीव सॉवरेन स्ट्रेस रिस्क आर मॉडरेट, कि जो सॉवरेन स्ट्रेस है ना ज़्यादा वाला, वो क्या अब थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसा माना जाता है या विश्वास किया जाता है, बिलीव किया जाता है, वो थोड़ा थोड़ा अब क्या हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में चला जाए। अच्छा, ये देखिए क्या कहता है, दिस इज इन नो स्मॉल पार्ट ड्यू टू एबिलिटी ऑफ
द सेंटर whose debt level were about 57% of GDP last year to meet fiscal deficit target in recent time। देखिए कि दिस इज इन नो स्मॉल पार्ट, ये छोटे मोटे हिस्से में नहीं, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द सेंटर, कि सेंटर की ये गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है, हुज डेट लेवल वर अबाउट 57% ऑफ द GDP लास्ट ईयर। पिछली साल जो उसका कर्ज था या लेवल था कर्ज का, वो लगभग 57% था GDP के लास्ट ईयर। टू मीट फिजिकल डिफिसिट टारगेट इन रिसेंट टाइम्स, कि जो फिजिकल डिफिसिट है, टारगेट है, पिछली बार टारगेट था वो मिलते मिलते रह गया। ठीक है, जिस हिसाब से उनका अनुमान था, राजकोषीय घाटा, फिजिकल का मतलब होता है राजकोषीय, डिफिसिट का मतलब घाटा, जो टारगेट था वो पूरा होने से या मिलते मिलते रह गया, ऐसा कह सकते हैं हम। देखते हैं आगे क्या होता है, इंडिया क्या करता है। क्लियर। अच्छा, पूरे सेंटेंस लेता हूँ, ये लिखिए। रिड्यूसिंग डेट, घटता हुआ कर्ज, एंड स्पेंडिंग टू स्टे, और खर्च करना, टू स्टे ऑन द कोर्स, कि जिस हिसाब से चल रहा है वो उस पर लगे रहना। इट्स कमिटमेंट, जो इनका कमिटमेंट है, टू ब्रिंग द डिफिसिट 4.5% ऑफ GDP, की जो कर्ज है ना वो डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट, वो कितना लेके आना है, 4.5% लेके आना है ऑफ GDP। कब तक, 2025 से 26 तक की बात हो रही है, कि यानी कि फिजिकल डिफिसिट जो है 4.5% से लेकर के GDP की, ठीक है, नहीं 4.5 तक लेके आना है 2025 से लेकर के 26 तक। फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 5.9 दिस ईयर, अगर मैं बात करूं फिलहाल जो है 5.9% है, और उसको घटा करके 4.5 तक लेके आना है 25-26 तक, यानी 2 साल 2.5 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा। इस क्रिटिकल, जो कि काफ़ी क्रिटिकल है, नाजुक स्थिति है, ऐसा हो सकता है। देखते हैं। वाइल रिएक्टिंग टू एन एडवर्स डिटेल, अगर जबकि, वाइल का मतलब जबकि, एक्टिंग मतलब रिएक्टिंग का मतलब रिस्पॉन्ड करते हुए, एडवर्स का मतलब विपरीत, डिटेल का मतलब डिटेल में, व्यापक रूप में, इन ए रिपोर्ट समटाइम्स एंड अप ड्रॉइंग मोर अटेंशन टू इट, एक्शन टेंड टू ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब इन्होंने बोला क्या, पहले मैं इसे रब कर दूँ, ये यहाँ तक देखिए सेंटेंस वाइल से दोबारा से, फिर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, पहले तो एक सेंटेंस ही हो गया और ये सेंटेंस ही हो गया। इन्होंने बोला रिड्यूसिंग डेट स्पेंड टू स्टे द कोर्स ऑन इट्स कमिटमेंट, जैसे इन्होंने कमिटमेंट किया उसको पूरा करने के लिए उस पर लगे रहेंगे। ब्रिंग डिफिसिट 4.5% ऑफ GDP बाई 25-26 फ्रॉम द एस्टिमेटेड 2.59%, यानी कि 5.9% से लेकर के 4.5% तक डिफिसिट, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट को लेकर आना है ऑफ GDP। पहली बात तो ये सुनिए, कब तक, 2025 से लेकर के 26 तक स्टेटमेंट आ गई। जबकि रिएक्टिंग, रिस्पॉन्ड करते हुए, टू एन एडवर्स डिटेल, की अगर एडवर्स डिटेल दी हुई है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड करते हुए, इन आ रिपोर्ट समटाइम्स एंड अप, कभी कभी रिपोर्ट एंड अप हो जाती है, ड्रॉ मोर अटेंशन, और ज़्यादा अटेंशन लेती है, यानी ज़्यादा ध्यान देने की बात है, एक्शंस पर, टेंड टू ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि अगर हम एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन ज़्यादा बोलते हैं, शब्दों से भी ज़्यादा बोलते हैं, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि हमारा रियल में जो फिजिकल डिफिसिट है 5.9% से लेकर के कहाँ पे आ जाए, 4.5 पर आ जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब इस पर काम किया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यानी कि काफ़ी अभी हम घाटे में चल रहे हैं, और IMF का जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी डराने वाली रिपोर्ट है, इसलिए इंडिया भड़का हुआ है। फिलहाल तो चाइना के पास तो 200% की बात हो रही है कि GDP जितनी उससे 200% कर्ज हो जाएगा उसके ऊपर। फिलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये जो एडिटोरियल आप खुद से भी पढ़ें, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसे डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो। क्लियर। तो इसे पढ़िए और PDF ले लीजिए, PDF लेने के बाद इसे प्रैक्टिस कीजिए घर पे खुद से पढ़ने की, और बार बार पढ़िए, और काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर इतनी बुक अब आती है तो बेटर है, 10 में से 8 नहीं आती तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
ठीक है, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, और कम्युनिटी में जो क्वेश्चन डालता हूँ उसे भी आंसर किया करो। ठीक है, यहीं से होते हैं वो क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।